इंटरनेट पर आपने ये दावा जरूर सुना होगा कि स्पेस में 16 साइकी नाम का एक ऐसा एस्टेरॉयड तैर रहा है जिसमें इतना मेटल है कि उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू पृथ्वी की पूरी इकोनॉमी से भी कई गुना ज्यादा बताई जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या साइकी सचमुच सोने और प्लैटिनम का कोई विशाल ठोस गोला है? जवाब है, हमें अभी पक्के तौर पर पता ही नहीं। नासा के मुताबिक साइकी शायद चट्टान और मेटल का एक अनोखा मिश्रण है, जिसके वॉल्यूम का लगभग 30 से 60% हिस्सा मेटल हो सकता है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये किसी प्राचीन प्रोटोप्लैनेट के कोर का बचा हुआ हिस्सा हो सकता है। लेकिन साइकी को हमने अभी तक करीब से देखा ही नहीं है। नासा का स्पेसक्राफ्ट साल 2029 में वहां पहुंचेगा, तब जाकर हमें उसकी असली सरफेस और कॉम्पोजिशन का पता चलेगा। लेकिन अगर कभी लाखों टन प्लैटिनम या सोना पृथ्वी के बाजार में अचानक पहुंच भी गया, तो हर इंसान अमीर नहीं बनेगा। उल्टा, इतनी भारी सप्लाई से इन मेटल्स की वैल्यू धड़ाम से नीचे गिर सकती है। यानी एस्टेरॉयड की थ्योरेटिकल वैल्यू और उसकी वास्तविक इकोनॉमिक वैल्यू दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अंतरिक्ष अनंत में आपका स्वागत है। मैं हूं जोया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 4.5 अरब साल पीछे जाना होगा, जब हमारी पृथ्वी एक खौलती हुई आग की गेंद थी। उस समय पृथ्वी की भारी ग्रेविटी ने एक खेल खेला। जितने भी भारी और कीमती मेटल्स थे, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, निकल और कोबाल्ट, वो सारे के सारे डूबकर पृथ्वी के कोर में समा गए। जिस जमीन पर हम रहते हैं, उसकी ऊपरी परत यानी क्रस्ट में सिर्फ नाम मात्र का मेटल बचा। लेकिन स्पेस में तैर रहे मेटालिक एस्टेरॉयड्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। 1990 के दशक में 1986 डीए नाम के एक एस्टेरॉयड ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा, क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख टन प्लैटिनम और सोना होने की संभावना जताई जाती थी। और इन मेटल्स की असली ज़रूरत सिर्फ गहनों के लिए नहीं है। हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर चिप्स, सैटेलाइट सर्किट्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां, इन सब के अंदर यही कीमती मेटल्स काम आते हैं। आज पृथ्वी पर इन मेटल्स को निकालने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है और दुनिया भर में लोग अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर भविष्य में इंसानी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा स्पेस बेस्ड रिसोर्सेज से पूरा होने लगे, तो पृथ्वी पर माइनिंग के दबाव और पर्यावरण के नुकसान को काफ़ी हद तक कम करने की एक वास्तविक संभावना बन सकती है। लेकिन अगर आप नासा या किसी स्पेस साइंटिस्ट से पूछेंगे कि स्पेस का सबसे कीमती खजाना क्या है, तो वो सोने या प्लैटिनम का नाम नहीं लेंगे। पता है क्यों? वो कहेंगे कीचड़ और पानी। हैरान रह गए? इसकी वजह है रॉकेट साइंस का सबसे बुनियादी नियम। पृथ्वी के गहरे ग्रेविटी वेल से हर 1 किलोग्राम पानी, ऑक्सीजन या फ्यूल को स्पेस में भेजने के लिए भारी लॉन्च एनर्जी और भारी भरकम खर्च की जरूरत होती है। इसलिए स्पेस में पहले से मौजूद पानी को वहीं इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा समझदारी है। अगर हम कार्बन रिच सी टाइप एस्टेरॉयड से पानी निकाल लें, तो उस पानी को धूप की बिजली से तोड़कर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, जो आज के ज्यादातर रॉकेट्स का मुख्य फ्यूल है। ये एस्टेरॉयड्स भविष्य में सोलर सिस्टम के इंटरप्लैनेटरी फ्यूल स्टेशंस बन सकते हैं। और यही पानी स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर एक शील्ड बनकर अंतरिक्ष यात्रियों को जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन से भी बचा सकता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन का एक विशाल स्रोत छुपा है, खुद बेजान चट्टानों के अंदर। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चला है कि अंतरिक्ष की चट्टानों और लूनर रेगुलिथ के वजन का लगभग 40 से 45% हिस्सा ऑक्सीजन होता है, जो सिलिकॉन और लोहे जैसे मिनरल्स के साथ केमिकली लॉक्ड है। जब हम इस सूखी चट्टान को पिघलाकर उसमें बिजली का करंट दौड़ाते हैं, जिसे मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, तो उस खौलते लावे में से शुद्ध ऑक्सीजन गैस अलग होकर बाहर निकल आती है और नीचे शुद्ध लोहा और मेटल्स बच जाते हैं। यानी एक अकेला सूखा एस्टेरॉयड भी भविष्य के स्पेस स्टेशंस के लिए सांस लेने लायक ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भंडार साबित हो सकता है। इतना सब सुनने के बाद लगता है कि फिर हम फौरन एस्टेरॉयड माइनिंग शुरू क्यों नहीं कर देते, क्योंकि यहीं से शुरू होता है जीरो ग्रेविटी का सबसे डरावना इंजीनियरिंग चैलेंज। हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष यात्री एस्टेरॉयड पर उतरते हैं, भारी मशीनें लगाते हैं और जमीन में गहरा छेद करके माइनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन असली फिजिक्स में ऐसा करना बेहद मुश्किल है। पहली बात, बेनू जैसे कई एस्टेरॉयड्स ठोस ग्रेनाइट के पहाड़ नहीं हैं।
साल 2020 में जब नासा का ओसाइरिस रेक्स मिशन बेनू एस्टेरॉइड पर सैंपल लेने उतरा तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उसका रोबोटिक हाथ सतह पर टिकने के बजाय आधा मीटर अंदर धंस गया, मानो वो किसी ठोस पत्थर पर नहीं बल्कि बच्चों के खेलने वाले प्लास्टिक बॉल पिट में उतरा हो। बेनू जैसे एस्टेरॉइड्स असल में पत्थरों और मलबे का एक बहुत ही ढीला रबल पाइल है। और दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत है न्यूटन का तीसरा नियम, हर एक्शन का बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। पृथ्वी पर जब आप ड्रिल मशीन से जमीन में छेद करते हैं तो पृथ्वी की ग्रेविटी और आपका वजन ड्रिल को नीचे दबाकर रखता है, लेकिन जीरो ग्रेविटी में कोई वजन नहीं होता। जैसे ही आपकी ड्रिल घूमेगी और टॉर्क पैदा करेगी, उसका उल्टा झटका आपके पूरे स्पेसक्राफ्ट को किसी हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह गोल गोल घुमा देगा। यानी एस्टेरॉइड माइनिंग में समस्या सिर्फ पत्थर काटने की नहीं है, समस्या ये भी है कि ड्रिल मशीन को पकड़ेगा कौन। इंजीनियर्स ने जो इसके संभावित तरीके सोचे हैं वो साइंस फिक्शन से भी ज्यादा दिलचस्प हैं। छोटे एस्टेरॉइड्स के लिए एक प्रपोज्ड अप्रोच है ऑप्टिकल माइनिंग। ट्रांसएस्ट्रा जैसी कंपनियां और नासा के रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहे हैं। यहाँ स्पेसक्राफ्ट एक विशालकाय इन्फ्लेटेबल बैग खोलकर पूरे एस्टेरॉइड को अंदर बंद कर लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सोलर मिरर से सूरज की तेज धूप को फोकस किया जाता है। ये भयानक गर्मी पत्थर के अंदर फंसी बर्फ और नमी को सीधे खौलती हुई भाप में बदल देती है, जिससे अंदरूनी प्रेशर से पत्थर बिना किसी ड्रिल के अपने आप टूटकर बिखर जाता है और सारा पानी सुरक्षित रूप से जमा हो जाता है। बड़े एस्टेरॉइड्स के लिए दूसरा अप्रोच रोबोटिक लैंडर्स का हो सकता है, जहां लैंडर को स्थिर रखने के लिए विशेष हार्पून, क्लैम्प्स और रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स जैसी तकनीकों पर रिसर्च चल रही है। और भविष्य के विशालकाय मेटालिक एस्टेरॉइड्स के लिए वैज्ञानिक मॉन्ड प्रोसेस जैसी गैस रिफाइनिंग तकनीकों पर विचार कर रहे हैं, जहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जरिए लोहे और निकल को गैस बनाकर अलग किया जाता है और सीधे वैक्यूम में 3D प्रिंट करके स्पेसशिप्स और इमारतों के विशालकाय ढांचे तैयार किए जा सकते हैं। यानी हमने एस्टेरॉइड माइनिंग का कोई अंतिम ब्लूप्रिंट नहीं बना लिया है, हमने सिर्फ उसके पहले कुछ पन्ने लिखे हैं। जरा इतिहास और ब्रह्मांड की इस अजीब विडंबना को देखिए। 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर के एक एस्टेरॉइड ने पृथ्वी से टकराकर डायनासोर्स की पूरी नस्ल को हमेशा के लिए मिटा दिया था, क्योंकि उनके पास कोई स्पेस प्रोग्राम नहीं था। लेकिन आज वही विशालकाय पत्थर जो कभी पृथ्वी के लिए जीवन का सबसे बड़ा खतरा थे, आने वाले कल में इंसानियत के सबसे बड़े मददगार बन सकते हैं। स्पेस में तैर रहे ये लाखों एस्टेरॉइड्स हमें वो रिसोर्सेज दे सकते हैं जिनकी हमें सौर मंडल में आगे बढ़ने की जरूरत है। पानी, रॉकेट फ्यूल, मेटल्स और अंतरिक्ष में निर्माण की सामग्री। पृथ्वी हमारा पालना जरूर है, लेकिन इंसान हमेशा पालने में नहीं रह सकता। जब हम इन स्पेस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके स्पेस में तैरते हुए विशालकाय शहर और ओनील सिलेंडर्स बनाएंगे, तब हमारी सभ्यता पृथ्वी के बंधनों से आगे बढ़कर एक मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। डायनासोर्स का अंत एक एस्टेरॉइड से हुआ था, लेकिन इंसानियत के एक नए युग की शुरुआत भी इन्हीं एस्टेरॉइड से हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी छोर पर एक ऐसा बर्फीला संसार भी है जहां खरबों कॉमेट्स तैर रहे हैं। ऊट क्लाउड और अंतरिक्ष के इन अनदेखे रहस्यों को जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर ये वैज्ञानिक यात्रा आपको पसंद आई तो अंतरिक्ष अनंत को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।